नमस्कार। कभी सोचा है कि एक शर्मीला वकील जिसे सबके सामने बोलने में भी डर लगता था, वो आखिर करोड़ों लोगों की आवाज और एक पूरे देश का महात्मा कैसे बन गया? आज हम मोहनदास गांधी के इसी कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को समझेंगे, उन घटनाओं और विचारों को जानेंगे जिन्होंने सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि भारत का भविष्य भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। ब्रिटेन में पढ़ा लिखा एक वकील भारत का महात्मा आखिर बना कैसे? इसका जवाब मजे की बात है भारत में नहीं है, बल्कि हजारों मील दूर साउथ अफ्रीका के उस समाज में छिपा है जहां रंग भेद अपनी चरम पर था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव आता है साउथ अफ्रीका। ये वो जमीन थी जिसने गांधी को तोड़ा भी और एक नए रूप में गढ़ा भी। यहीं पर अन्याय की भट्टी में तपकर उनका सबसे शक्तिशाली हथियार सत्याग्रह पैदा हुआ। बात है 1893 की। एक 24 साल का नौजवान वकील मोहनदास गांधी एक छोटे से कानूनी केस के लिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साउथ अफ्रीका पहुंचता है। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये 1 साल असल में 20 साल के एक लंबे संघर्ष में बदल जाएगा और उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की एक सर्द रात में। फर्स्ट क्लास का पक्का टिकट हाथ में था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका रंग गोरा नहीं था, उन्हें ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। कहते हैं कि उस ठंडे प्लेटफॉर्म पर गुस्से और बेइज्जती की आग में एक वकील मर रहा था और एक क्रांतिकारी जन्म ले रहा था। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि वो इस रंग भेद के खिलाफ लड़ेंगे। वो ट्रेन वाली घटना तो बस एक झलक थी। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के लिए बेइज्जती तो रोज की बात थी। उन्हें वोट देने का हक नहीं था, वो अच्छी जगहों पर रह नहीं सकते थे, यहां तक कि आम रास्तों पर चलने की भी मनाही थी। और तो और उन्हें कुली यानी मजदूर कहकर बुलाया जाता था, चाहे वो कोई भी हो। इन 20 सालों में गांधी के संघर्ष का तरीका भी बदला। देखिए, शुरू में 1894 से 1906 तक वो अंग्रेजों के न्याय के सिस्टम पर भरोसा करते थे, चिट्ठियां और याचिकाएं भेजते थे। लेकिन जब उन याचिकाओं का कोई असर नहीं हुआ तो उन्हें समझ आया कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज नहीं, एक्शन की जरूरत है। और फिर 1906 के बाद उन्होंने एक नया क्रांतिकारी रास्ता अपनाया, सत्याग्रह का। मतलब बिना हिंसा के कानून तोड़ना और हड़तालें करना। और यहीं पर सत्याग्रह शब्द का जन्म हुआ, जिसे 1906 में गांधी ने खुद ही बनाया था। इसका मतलब था सत्य की शक्ति या आत्मा की शक्ति। ये किसी से नफरत करने का नहीं, बल्कि अन्याय का सामना करने का एक बिल्कुल नया अहिंसक तरीका था। शारीरिक बल के बजाय नैतिक बल का इस्तेमाल। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए कई लड़ाइयां जीतने के बाद 1915 में एक 46 साल के गांधी भारत लौटे। लेकिन ये वो पुराने मोहनदास नहीं थे। वो संघर्ष की आग में तपकर एक नेता बन चुके थे। एक चैप्टर खत्म हुआ था और अब भारत की आजादी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होने वाला था। लेकिन आते ही उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक बहुत जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा, पहले 1 साल तक पूरे भारत में घूमो, अपनी आंखें और कान खुले रखो और इस देश की असली आत्मा को समझो। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, भारतीय प्रयोगशाला। भारत घूमने के बाद गांधी ने सत्याग्रह को भारत की मिट्टी पर आजमाना शुरू किया। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन करने से पहले छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को अपनी लैब बनाया, ये देखने के लिए कि साउथ अफ्रीका में सीखे उनके तरीके यहाँ काम करते भी हैं या नहीं। तो भारत में उनके पहले 3 बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण में उन्होंने किसानों को नील की जबरदस्ती खेती से बचाने के लिए सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया। खेड़ा में जब फसल बर्बाद हो गई तो उन्होंने किसानों से टैक्स ना देने के लिए असहयोग का रास्ता दिखाया। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए पहली बार अपने सबसे ताकतवर हथियार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। तो एक तरह से देखें तो इन शुरुआती आंदोलनों ने उनके आने वाले संघर्षों का पूरा टूलकिट तैयार कर दिया था। पहली सविनय अवज्ञा, पहला असहयोग और पहली भूख हड़ताल। ये सब भविष्य में होने वाले बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का एक छोटा सा ट्रेलर थे, जो साबित कर रहे थे कि अहिंसा में वाकई कितनी ताकत है। लेकिन गांधी के आंदोलन सिर्फ घटनाएं नहीं थे, इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक पूरी फिलॉसफी थी। तो अब हम उनकी लड़ाई के क्या से हटकर क्यों पर ध्यान देंगे, उस दर्शन को समझेंगे जो उनके हर कदम को एक दिशा दे रहा था। और इस फिलॉसफी को पूरे देश के सामने लाने का मौका मिला 1919 में, जब ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही क्रूर कानून रॉलेट एक्ट लेकर आई,
इस काले कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना केस चलाए जेल में डाल सकती थी। इसके खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, उसका जवाब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में गोलियों से दिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और गांधी को अपना पहला देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने पर मजबूर कर दिया। इस देशव्यापी आंदोलन का एक ही लक्ष्य था, स्वराज। लेकिन गांधी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाना नहीं था। ये बाहरी शासन से ज्यादा खुद पर शासन था। मतलब एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान खुद पर कंट्रोल रखे, आत्मनिर्भर हो और भारत अपनी परंपराओं से जुड़ा रहे, ना कि पश्चिम की नकल करे। उनकी सोच का दूसरा बड़ा पिलर था सर्वोदय, जिसका सीधा सा मतलब है सबका भला या सबका उदय। ये इस विश्वास पर टिका था कि तरक्की का मतलब कुछ लोगों का आगे बढ़ना नहीं, बल्कि समाज के सबसे आखिरी, सबसे कमजोर इंसान का भी विकास है। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। गांधी के लिए राजनीति और नैतिकता, मतलब पॉलिटिक्स और मोरालिटी, अलग अलग चीजें नहीं थी। उनके बताए गए ये 7 सामाजिक पाप, जैसे कि बिना सिद्धांतों की राजनीति या बिना इंसानियत के विज्ञान, ये दिखाते हैं कि वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसकी बुनियाद ही नैतिक मूल्यों पर टिकी हो। और उनकी पूरी सोच का निचोड़ हमें इस एक चीज में मिलता है, गांधी का ताबीज। ये किसी भी काम को करने से पहले उसे परखने का उनका तरीका था। वो कहते थे, जब भी कोई दुविधा हो तो उस सबसे गरीब और कमजोर इंसान का चेहरा याद करो जिसे देखा हो, और फिर खुद से पूछो, जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या उससे उसे कोई फायदा मिलेगा? और आखिर में उनका ये एक स्टेटमेंट उनकी पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर आज़ादी से बहे, लेकिन मैं किसी के भी द्वारा अपनी जड़ों से उखड़ने से इनकार करता हूं। मतलब अपनी जड़ों में मजबूती से टिके रहो, लेकिन दुनिया की अच्छी बातों को सीखने के लिए अपनी खिड़कियां हमेशा खुली रखो। शायद यही वो बैलेंस था जिसने एक वकील को महात्मा बना दिया।